स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसकी हेडिंग है रेस्पिरेशन। इसकी चैप्टर नंबर 14 की हमने जो है वो आज एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज। तो पहला तो इसका एमसीक्यूज है, यहाँ पर आप देख लें। ये जो पहला एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि व्हेन ब्लड लीव्स द कैपिलरी बेड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी जब आपके कैपिलरी बेड से, यानी जब आपके ब्लड से, व्हेन ब्लड लीव द कैपिलरी बेड, यानी कैपिलरी बेड यानी कैपिलरी से जब ब्लड लीव करता है, तो मिसाल के तौर पे ये ब्लड है और ये कैपिलरी बेड से लीव कर रहा है और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये अगर ये लंग्स की तरफ जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में होगी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस, हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सिल आइन। आपको पता है कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आइन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, H2CO3। आपने पढ़ा हुआ है जब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी बाइकार्बोनेट आइन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका जो है वो इसका जो सही जो आंसर है वो है बी। बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद है व्हेन यू इनहेल द डायाफ्राम, जब आप इनहेल करते हो यानी इंस्पायरेशन करते हो तो आपका जो डायाफ्राम है उसकी पोजीशन क्या होती है, मतलब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है। तो पूछा जा रहा है कि जब आप इंस्पायर करते हो, इनहेल करते हो, तो आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। तो ये कह रहा है कि डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। डायाफ्राम रिलैक्स होता है और मूव का होता है अपवर्ड होता है। फिर कहता है डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड। डायाफ्राम रिलैक्स होता है और मूव कहाँ करता है, डाउनवर्ड की तरफ। और उसके बाद कहता है कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपवर्ड की तरफ मूव करता है। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। तो आपको पता है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये जो हमारा डायाफ्राम है, आपको पता है कि हमारा ये बैंड, मसल्स का बैंड है हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन के दरमियान में, इसको डायाफ्राम कह रहा है। तो जब आप इंस्पायर करते हो, एयर को इनहेल करते हो, तो ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर कहाँ आ जाता है, यूँ नीचे की तरफ आ जाता है, ये लेस डोम शेप हो जाता है। तो इसका जो सही जो है ऑप्शन है वो है डायाफ्राम, सॉरी इधर है ये, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। यानी इस कंडीशन में जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड जो है वो क्या करता है, मूव करता है। और क्यों डाउनवर्ड हो जाता है वो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद है, इसके बाद नंबर 3 पर देख लें। नंबर 3 जो एमसीक्यूज है वो कह रहा है with which other system do capillary respiratory system most closely interface। तो मतलब कह रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है with which system do specialized respiratory system most closely interface इन एक्सचेंज गैसेज। यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे कौन से सिस्टम से, सिंपली अगर आप देखें इसका ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे कौन से सिस्टम से ज्यादा क्लोजली जो है वो क्या कर रहा है, इंटरफेस है, यानी किसके क्लोजली जो है वो लिंक है। इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द सेल एंड द इन्वायरमेंट, यानी जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान में। मिसाल के तौर पे ये सेल है, ये आपके बॉडी का सेल है, ये आपके बॉडी का सेल है, इसमें जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, से फॉर एग्जांपल इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाएगी, लंग्स तक जाएगी बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में, या हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी, या प्लाज्मा में मूव करती हुई जाएगी कहाँ तक, ये लंग्स तक। लंग्स तक जो है इससे फिर ये कहाँ रिलीज हो जाएगी, आउटर एटमॉस्फेयर में। तो कहता है इस ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कौन सा दूसरा सिस्टम जो है वो लिंक कर रहा है। तो आपको पता है ब्लड के जरिए होती हुई जाएगी ना ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के सेल्स तक जो है वो किसके जरिए जाएगी, ब्लड के जरिए।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो हमारा ब्लड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, सॉरी सही ऑप्शन जो है वो सी है, मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके साथ दूसरा सिस्टम जो लिंक कर रहा है गैसेज एक्सचेंज के लिए, वो कौन सा है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो सही होगा वो होगा डी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, वो है डी। हमारे एल्वोलाई जो है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो क्या होता है, या रेस्पिरेटरी सरफेस हम कहते हैं जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होती है। मिसाल के तौर पे ये एल्वोलाई है, इस एल्वोलाई में हमारी इस एल्वोलाई से हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट की शक्ल में या जिस तरह भी, ये हमारे जो है वो कहाँ आएगी, ये हमारे एल्वोलाई के अंदर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इसी यहाँ पर, मतलब ये जो एल्वोला है इसकी जो सरफेस है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसी के जरिए गैसेज एक्सचेंज हो रही है। तो एल्वोलाई आपका क्या है, एल्वोलाई हमारे ह्यूमन बींग्स का जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। हाउ इज हाउ इज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादातर किस फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, कहता है डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और हमें पता है डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म में सिर्फ 3% होती है। बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये हमें पता है कि 97% जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी। उसके बाद कहता है, उसके बाद नेक्स्ट जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है जो 6 नंबर, उसमें कहता है द लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी इंसान की जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी जो लेटरल वॉल होती है, साइड की जो वॉल्स होती हैं, वो किस चीज से जो है वो कंपोज होती हैं। मिसाल के तौर पे ये आपकी चेस्ट कैविटी है, ये आपकी चेस्ट कैविटी है, ये आपके रिब्स हैं। तो अब कहता है कि ये जो आपकी लेटरल वॉल है, यानी ये साइड वाली चेस्ट कैविटी की जो वॉल है, वो किससे जो है वो क्या होती हैं, किसकी जो है वो बनी हुई होती हैं, किससे कंपोज होती हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, साइड वॉल में क्या आ गई, ये रिब्स आ गए, ये साइड वॉल में क्या आ गए, ये रिब्स। और उसके साथ इन रिब्स के साथ जो है जो मसल्स अटैच होते हैं, इन रिब्स के साथ हमारे जो ये मसल्स अटैच होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो साइड वॉल होती हैं हमारे रिब्स की, ये किसकी बनी होती हैं, ये सॉरी हमारी साइड वॉल जो हमारी चेस्ट कैविटी की होती हैं, वो बेसिकली किसकी बनी होती हैं, रिब्स की, और उसके साथ इंटरकोस्टल मसल्स की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सही ऑप्शन जो है वो सी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं 7 नंबर पर जो एमसीक्यूज है, उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल इंक्रीज द बॉडी रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इनटू द ब्लड। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सीलरेशन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन मैन, यानी इसमें से वो कौन सा फैक्टर है जो क्या कहना चाहिए, रेस्पिरेशन के रेट को जो है वो क्या, ब्रीदिंग को हमारे जो है वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो बढ़ेगी। तो इसमें एक तो दिया हुआ द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ऐसी बात है, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर कम होगी तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कम ऑक्सीजन होगी तो आप तेजी से सांस लेना शुरू करोगे ताकि ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो जो है वो नॉर्मली जो है वो ब्रीदिंग का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे तो इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इसमें भी होता है, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पर बता रहा है कि ज्यादा जो एक्सिलरेट करेगी वो कब करेगी, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल इंक्रीज द बॉडी रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इन एल्वोलाई। इसमें से कौन सा चेंज है जो क्या करता है, जो आपके जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीशन है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इनटू द एल्वोलाई। एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन को जो है वो क्या करता है, वो जो है वो बढ़ा देता है। तो उसमें कह रहा है होल्डिंग द ब्रीथ, अगर आप अपनी सांस को रोक कर रखो। द ब्रेकडाउन ऑफ एल्वोलाई टिश्यू इन द रिजल्ट ऑफ डिजीज, एल्वोलाई टिश्यू के जो है वो ब्रेकडाउन होने की वजह से, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। इसके बाद अ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वोलाई एयर। अब हमें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, जिस जगह कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे देखें, जब हमारे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो आरबीसीज में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। फिर क्या बन जाता है, फिर बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है। ये किस वक्त होता है बाइकार्बोनेट आयन, कब बनता है, जब पार्शियल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। लेकिन जब हमारे एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन दोबारा टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन, ये कहता है कि चेंज इंक्रीज द बॉडी रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन, यानी एल्वोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन है वो उसके लिए कौन सा फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो ये है कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई, यानी एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा तेजी से क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। ठीक है। इसके बाद ब्रीदिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रीदिंग किस चीज की एग्जाम्पल है, ब्रीदिंग हमारी एक वेंटिलेशन है। ब्रीदिंग क्या है, वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन मतलब बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो हमारे अंदर की तरफ आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी। तो यानी ब्रीदिंग क्या है, बेसिकली किस चीज की एग्जाम्पल है, एक वेंटिलेशन की जो है वो एग्जाम्पल है। विच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ एक्सपायरेशन, यानी जब आप एक्सपायर करते हो, एयर को पास आउट करते हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी है जो एक्सपायरेशन को जो है वो, एक्सलेशन को जो है वो क्या कहना चाहिए, बेसिकली जो है वो नहीं होती। मतलब एक्सपायरेशन के अंदर जो चीज नहीं होती, इन ऑप्शंस के अंदर से आपने वो जो है यहाँ पर जो है वो बताना है। तो उसके अंदर जो है वो आपको पता है एक्सपायरेशन में क्या नहीं होता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, यही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। क्योंकि डायाफ्राम तो हमारे एक्सपायरेशन के अंदर रिलैक्स होता है और इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यह ऑप्शन जो है वो क्या है, ये एसोसिएटेड नहीं है किसके साथ, हमारी इंस्पायरेशन के साथ। इसके बाद कहता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंबाइंड रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन, कंबाइन रिवर्सिबली विद ओनली ऑक्सीजन। कहता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिवर्सिबली क्या सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो सिर्फ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली कंबाइन नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिवर्सिबली कंबाइन होता है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, ऑप्शन तो गलत है। ऑल हैव 4 हीम ग्रुप, दूसरा कह रहा है कि तमाम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर क्या 4 हीम ग्रुप होते हैं, नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं। हमारा एक दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारे मसल्स में होता है, जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं, उसमें सिर्फ एक हीम ग्रुप होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो गया। अटैच, इसके बाद कहता है अटैच टू द एल्वोलाई वॉल, तो हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट एल्वोलाई वॉल के साथ तो अटैच नहीं होते। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। विच सीक्वेंस मोस्ट accurately describe the sequence of an airflow in the human respiratory system, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर फ्लो होता है उसमें से सबसे बेहतर तरीके से जो है वो कौन सा सीक्वेंस जो है यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है, किसको, एयर फ्लो को, यानी एयर पहले कौन किस स्ट्रक्चर में जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है और उसके बाद फिर कहाँ जाती है। तो देखें, सबसे पहले जो एयर जाती है, अगर यहाँ पर हम देखें, वैसे तो हमारी नेजल कैविटी में जाती है, मगर यहाँ नेजल कैविटी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ के मुताबिक जो सबसे पहले एयर है वो फेरेंक्स में जाती है। फेरेंक्स के बाद आपकी एयर जो है वो लेरेंक्स में जाती है। फेरेंक्स के बाद किस में जाती है, फेरेंक्स के बाद जाती है लेरेंक्स में। लेरेंक्स के बाद आपकी एयर जो है वो जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल में जाती है और उसके बाद जाती है एल्वोलाई के अंदर। तो अब यहाँ इसका यहाँ ऑप्शन डी सही है, पहले नंबर 1 में, फिर यहाँ इसकी जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से फिर नंबर 4 में,
फिर नंबर 3, पहले नंबर जो है ये 1 में जाएगी, उसके बाद नंबर 4 में, फिर नंबर 3 में चली गई, फिर नंबर जो है वो किस में चली गई, 2 में। इसी तरीके से फिर नंबर जो है वो किस में जा रही है, फिर नंबर 6 में जा रही है, और लास्ट में नंबर 5 में। इस तरीके से एयर जो है वो फ्लो करेगी। आपको पता है, आपने एयर का रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ा हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद एयर ट्रेकिया, लैरिंक्स में गई, लैरिंक्स से जो है वो ट्रेकिया में चली गई, ट्रेकिया डिवाइड हो गए प्राइमरी ब्रोनकाई में, प्राइमरी ब्रोनकाई से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, उससे निकलती हैं ब्रोनक्यूल्स, ब्रोनक्यूल से फिर आगे निकलती हैं एल्वोलाई। तो ये पैसेज होगा बेसिकली इसमें। ये जो हो गया ये 1, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इस तरह से मूव करती हुई जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। तो ये एमसीक्यूज थे। चले अब एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो आपकी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आपको मैंने बताया, पहले भी डिस्कस किया है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। रेस्पिरेटरी सरफेस इज अ सरफेस वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पे अगर हम इंसानों की बात करें, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर ऐसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। और इन एल्वोलाई के जरिए ही हमारी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। मतलब ऑक्सीजन हमारे एल्वोलाई में आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एल्वोलाई में आती है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, ब्लड में चली जाती है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो मतलब ये कि वो सरफेस जहाँ से हमारी गैसेज एक्सचेंज होती हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान में, उस सरफेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कहता है रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज के अंदर कि रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज होना चाहिए और मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस का। यानी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, एक तो एरिया उसका क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जैसे एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई जो है बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे फोल्डिंग है, ऐसी क्या है, ये फोल्डिंग्स हैं। अगर आप इन फोल्डिंग्स को ओपन कर दोगे तो ये बहुत लार्ज है। एल्वोलाई तो छोटी छोटी थैलियां हैं ना, इस तरह से फोल्डिंग हुई हुई हैं छोटी छोटी थैलियों की, इनको ओपन कर दोगे तो इनका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। लार्ज सरफेस होने का फायदा क्या होगा, जितना लार्ज सरफेस है उतनी ज्यादा गैसेज एक्सचेंज होगी, उतना सरफेस मिल जाएगा किसको, गैसेज एक्सचेंज होने के लिए। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट मतलब उससे थोड़ा नम होना चाहिए, थोड़ा वेट होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट जब सरफेस होता है तो उससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज या गैसेज एक्सचेंज ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, मिसाल के तौर पे हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वोलाई, इसके ऊपर जो है वो एपिथेलियम, इसकी जो एपिथेलियम है, इसकी जो अपर लेयर है एपिथेलियम, ये जो लेयर है इसकी एपिथेलियम, इसको क्या होना चाहिए, इसको थिन होना चाहिए। एपिथेलियम को, ये मिसाल के तौर पे अगर ये इसकी एपिथेलियम है, तो इस एपिथेलियम को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसको थिन होना चाहिए। तो हमारी भी एल्वोलाई की जो एपिथेलियम होती है वो थिन होती है, सिर्फ 2 सेल थिक होती है, यानी 2 सेल्स की लेयर होती है। एक सेल ये हो गया, और दूसरे सेल की लेयर में ये येलो से शो कर देता हूँ, दूसरे ये एक सेल की लेयर ये होती है। तो मतलब सिर्फ 2 सेल लेयर जो है वो थिक होती है। तो ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा थिन होती है। और जो थिन होगी, तो थिन होने का फायदा क्या होता है, थिन होने का फायदा ये है कि इससे गैसेज एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाएगी, ऑक्सीजन आराम से जो है वो ब्लड में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएगी, एल्वोलाई के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा वेंटिलेशन बेहतर होनी चाहिए, मतलब वेंटिलेशन मतलब स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए। डिफ्यूजन ग्रेडियंट मतलब के 2 पॉइंट्स के अंदर जो है वो गैसेस का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से हमारे एल्वोलाई के अंदर जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाएगी, आपके ब्लड में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, आपके एल्वोलाई में चली जाएगी। मतलब उसका अच्छे बेहतर तरीके से उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी वेंटिलेशन जो है वो होनी चाहिए। क्या मतलब, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में गैसेज